हेलो एस्पिरेंट्स। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुकी है। इट इज़ हाई टाइम कि अब हम फुल डेडिकेशन के साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें और इसी के लिए 15 अप्रैल से हमारा फुली डेडिकेटेड कोर्स भी शुरू होने वाला है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाई करने से पहले लाजमी होता है कि उस एग्जाम को पढ़ा जाए। उस एग्जाम को पढ़ने से मेरा मतलब ये कि सिलेबस में डिफरेंट सब्जेक्ट में आपसे किस नॉलेज की डिमांड की जा रही है। सिलेबस की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पहला स्टेप है एक कंसोलिडेट तैयारी की तरफ। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिटी सब्जेक्ट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस सब्जेक्ट, जो प्री मेंस से लेके इंटरव्यू तक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन के अंदर। सो डायरेक्टली इफ वी कम टू द पॉलिटी सब्जेक्ट एंड वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्री। अब देखिए, जो जनरल स्टडी का पेपर 1 और पेपर 2 तो आपका सी सेट हुआ। पेपर 1 के अंदर जो पॉलिटी के सिलेबस को डिफाइन किया गया है नोटिफिकेशन के अंदर, वो प्राइमरली सिर्फ कुछ शब्द चुने गए हैं, जैसे इट कम्स विद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एंड देन इसी को डिफाइन करते हुए कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एटसेट्रा। तो सिर्फ 7 से 8 वर्ड में समाहित किया गया है सारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सिलेबस। लेकिन ये तो सिर्फ कीवर्ड हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इन कीवर्ड के अलावा आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। खासकर जब उन्होंने कीवर्ड पॉलिटी एंड गवर्नेंस डाल दिया तो पॉलिटी और गवर्नेंस के जितने भी एस्पेक्ट हैं उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, एंड रेस्ट चाहे वो पंचायती राज, राइट्स, इश्यूज या पॉलिटिकल सिस्टम जैसे कुछ कीवर्ड यूज कर रहे हैं। बट when the word constitution is used in the syllabus, then entire constitution becomes your syllabus. All the important provisions becomes your syllabus for the examination. लेकिन इसने के साथ तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है कि सर पॉलिटी के अंदर आखिर क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इसी की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें मेंस का सिलेबस देखना होता है, जहां डिटेल मैकेनिज्म में इस सिलेबस को डिफाइन किया जाता है। सो हियर वी कम कि मेंस, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 2, 200 मार्क्स, और इस 200 मार्क्स का मेजॉरिटी ऑफ वेटेज इट इज अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस। या मैं और पिलर अप्रोच में आपको बताऊं तो इस पेपर 2 के 3 यूनिट्स डिवाइड किए गए हैं, ट्राइफर्केशन है। पहले यूनिट में इट इज मोर अबाउट पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड यूनिट इट इज मोर अबाउट द गवर्नेंस, एंड थर्ड यूनिट इट इज मोर अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। सो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देन गवर्नेंस, और तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन इन 3 यूनिट्स को भी सब यूनिट में डिवाइड किया गया है। सो प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के लिए हमें सब यूनिट अंडरस्टैंड करनी होगी। हियर इट कम। सो जनरल स्टडीज पेपर 2 की जो यूनिट 1 है उसकी सब यूनिट 1 के अंदर पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमाइस की बात की गई है, वैल्यू प्रोमाइस आपसे पूछा जाएगा। इट कम्स विद हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, सैलिएंट फीचर। वो होता है ना कि चार्टर एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, जो बेसिक प्रोमाइस बनते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन के लिए, और फिर साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट यूनिक फीचर्स क्या हैं। इसके बाद आती हैं सिग्निफिकेंट प्रोविजंस लाइक फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड इट इज कपल्ड विद अमेंडिंग प्रोसेस, और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई हैं। सो लगभग 74 साल के कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास में अब तक 106 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। इसमें से प्रोमिनेंट अमेंडमेंट्स के बारे में भी पूछा जाता है। सो इट्स मोर अबाउट वैल्यू प्रोमाइस, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीस, प्रियम्बल भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। सो बेसिकली क्या वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमाइज्ड है। एंड व्हेन वी एंटर इनटू सब यूनिट 2, इट इज नाउ इंस्टीट्यूशनल प्रोमाइज, के जो भी इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसको लेकर सवाल आएंगे। जैसे इट कम्स विद द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब इनका स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस क्या होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है वो कैसे रोल प्ले करता है। देन इट कम्स फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, और वो सारे इश्यूज एंड चैलेंजेस जो फेडरल स्ट्रक्चर में क्रिटिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। साथ ही जो भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं अप टू लोकल लेवल और उनकी चैलेंजेस क्या हैं। तो मतलब हमारे पास 3 टियर स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो तीनों टियर
इसकी स्ट्रक्चरल व्यवस्था, पावर्स एंड फंक्शंस हमें पता होनी चाहिए, और आपस में इनका इंटरनल रिलेशंस क्या हैं, जैसे सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो फेडरल रिलेशनशिप है ये कैसे ऑपरेट करता है इंडिया के अंदर। देन इट कम्स सैलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951 का एक अलग से एक्ट है जो कि प्राइमरी लॉ है इंडिया में इलेक्शंस कराने के लिए, और खासकर क्योंकि ये साल इलेक्शन ईयर है तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की करंट अफेयर वैल्यू भी बहुत हाई है। देन इट कम्स टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उनकी पावर्स क्या हैं, अथॉरिटी, फंक्शन क्या क्या हैं, जैसे चाहे वो कैग हैं या फिर हमारे नेशनल कमीशंस हैं, इन सब को लेके सवाल आने हैं। सो इट इज मोर अबाउट द सब यूनिट 2 इज मोर अबाउट इंस्टीट्यूशनल नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन कम्स सब यूनिट 3। यहां पर यह क्लियर कर लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंटली क्लियर कर लीजिए कि हर पेपर में जो किसी भी यूनिट का सब यूनिट 3 है दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। तो जैसे अगर हम यूनिट 1 की सब यूनिट 3 की बात करें तो रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, कि जब स्टेटहुड मिला 1971 में हिमाचल प्रदेश को, तो उस सब के पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे, क्या मूवमेंट्स रही हैं। देन पॉलिटिकल पार्टीज की डेवलपमेंट, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, इनका सपोर्ट बेस क्या है, और फिर इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज का हिमाचल प्रदेश के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में और लोकसभा इलेक्शन में क्या परफॉर्मेंस रही है। देन इट कम्स पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म एंड प्रेशर ग्रुप इन द स्टेट। जैसे मान लीजिए कोई एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप हैं, उनका किस तरीके से ऑपरेशन होते हैं जो स्टेट में पॉलिसी की मेकिंग और पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन पे असर डालती है। एंड देन कम the structure and organization and function of many statutory and other regulatory bodies, या फिर कोई quasi judicial body हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है, मे बी अ ट्रिब्यूनल इज देयर, मे बी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज एज अ रेगुलेटरी बॉडी मेजरली ऑपरेटिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो उन सब के डिफरेंट एस्पेक्ट पे जिसमें करंट अफेयर की वैल्यू काफी हाई होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सो बेसिकली जो एक चीज फिर से रिआइटरेट कर रहा हूं, सब यूनिट 3 ऑफ एनी यूनिट इज स्पेशली इन रेफरेंस टू, स्पेशली डेडिकेटेड टू हिमाचल प्रदेश। तो चाहे इसी तरह के शब्द पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड ऑल दैट थिंग आप पॉलिटिकल सिलेबस में पढ़ते हैं, लेकिन अब इनका स्पेशल रेफरेंस है हिमाचल प्रदेश जीके की तरफ। एंड देन वी मूव टू द गवर्नेंस पार्ट। तो जो यूनिट 2 है इसकी सब यूनिट 1 और गवर्नेंस, यहां पे पहले जैसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क आपसे पूछा जाएगा, पॉलिसी इंटरवेंशंस क्या हैं, डिफरेंट सेक्टर्स जहां पे डेवलपमेंट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन टॉपिक्स लाइक गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिक्स इन गवर्नेंस इन इंडिया। तो याद रखें कि गवर्नेंस के अंदर जो एथिकल इश्यूज हैं उसको भी पेपर 2 के अंदर पूछा जाता है। जैसे वो क्वेश्चंस आते हैं ना कि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के लिए, कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, या प्रॉबिटी इन गवर्नेंस को आप कैसे स्थापित करेंगे ब्यूरोक्रेसी के अंदर। एंड देन कम्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ दिस इज वेरी यूनिक। नॉर्मली हम किसी और स्टेट का सिलेबस देखें या यूपीएससी का सिलेबस देखें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्रेसली वहां पे लिखा नहीं होता है। ज्यादातर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में आपको ये चीज पढ़ने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इसका चेंजिंग रोल, खासकर डिप्टी कमिश्नर का चेंजिंग रोल, वो डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। तो अगर वैसे बता देता हूं, अगर आपने ट्रेडिशनली ये पॉलिटी किताब में नहीं पढ़ा है, पॉलिटी किताब में ज्यादातर किसी भी स्टैंडर्ड बुक में दिया नहीं गया, तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि किसी बुक के अंदर जाके ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना। हमारी क्लासेस के अंदर तो ऑफ कोर्स ये डेडिकेटली किया ही जाएगा। एंड देन कम्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट in urban and rural areas. So it is about your local bodies, your panchayati raj and municipality institutions. So it is more about governance aspect. And then it come more governance topics directly like civil society participation in governance. So here it comes subunit 2. It's like role of NGOs, self-help group, civil society in governance. या जो प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं कि भाई किसान जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए, जैसे हिमाचल के अंदर जो सेब के किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, सेब की प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, वो कैसे गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवाते हैं, इस तरह के सारे इश्यूज। Then it comes to bodies constituted, policies, programs, schemes for welfare of scheduled caste and scheduled tribe. मतलब vulnerable section of society के लिए जो भी डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही, इंस्टीट्यूशंस हैं,
लाइक विमेन के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन या फिर चिल्ड्रन इन इंडिया के लिए, या फिर इसके अलावा पुअर्टी, हंगर, डिजीज या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सारे अहम मुद्दे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़े होते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुड़े होते हैं, इनके ऊपर जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर सवाल आएंगे। देन वी मूव टू सब यूनिट 3 एंड एज वी डिस्कस्ड any unit and there's subunit 3 is especially related to Himachal Pradesh concern, Himachal Pradesh issues. So here we come that governance in Himachal Pradesh बता दीजिए जी आप, जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट या फिर RTI एक्ट 2005 और उसके रूल्स टू इम्प्लीमेंट देम इन हिमाचल प्रदेश। देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो भी हुए हैं इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म के लिए, फर्दर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इसकी प्रोविजन किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लागू की जाती हैं। और इंटरेस्टिंगली हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टेट्स इन इंडिया एंड इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली जो पंचायती राज को बहुत अच्छे से लागू कर रहा है। एक बढ़िया मॉडल के तौर पे हिमाचल प्रदेश को देखा जाता है। एंड देन इट कम्स टू इश्यूज एंड चैलेंजेस, प्रोग्राम, पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, विमेन, चिल्ड्रन इन हिमाचल प्रदेश। इससे पहली यूनिट में आपने सीधा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए पॉलिसी इंटरवेंशन देखा था, लेकिन वो ओवरऑल इंडिया के लिए था। अब स्पेशली हिमाचल प्रदेश के मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कीम है कि जो भी वृद्धावस्था के अंदर कोई पेंशन योजना है तो उसके बारे में सवाल हो सकता है, या कोई वॉर विडोज के लिए स्पेशल प्रोग्राम है उसके लिए कोई सवाल हो सकता है। And then we finally move to Unit 3, which is related to international relations. याद है हमने शुरुआत में बात की थी कि 3 यूनिट को अगर आप उसकी थीम देखें तो पहले में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे में गवर्नेंस और तीसरे में इंटरनेशनल रिलेशंस है। Here it comes कि बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स जो हो रही हैं, आजकल बड़ा जमाना ना ब्लॉक्स बनाने का, कहीं ब्रिक्स बन रहा है, कहीं SCO बन रहा है, तो उसको लेके सवाल होंगे। और इससे जितने भी एग्रीमेंट हो रहे हैं जिसमें इंडिया या इंडिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उसको लेके सवाल पूछे जाएंगे। देन इट कम्स टू इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, डायरेक्ट टॉपिक यहां पर दिया गया है। देन इंडिया के जो भी बायलैटरल रिलेशंस हैं और स्पेसिफिकली नाम दिया गया है USA, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव, मिडिल ईस्ट कंट्री। हालांकि जब भी हम बायलैटरल रिलेशन का टॉपिक किसी सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर देखते हैं, इट इज मोर अबाउट करंट अफेयर्स। जैसे अभी आपने देखा होगा कि मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशंस को लेके काफ़ी न्यूज़ रिपोर्टिंग रही है। मालदीव्स के अंदर बाकायदा इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है और उसके बाद फिर उनका प्रेसिडेंट ये रिक्वेस्ट भी हमसे कर रहे हैं कि प्लीज़ जो आपने हमें लोन दिया है उसको चुकाने की जो म्याद है, जो वक्त है, उस समय सीमा को थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो एक तरफ लड़ाई भी करनी है, दूसरी तरफ कर्ज माफ़ी भी मांगनी है इंडिया से। तो इस तरह से जो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस आने की। And then we move to subunit 2 of unit 3 that comes with effects of policies of development in developing countries on India's interest and Indian diaspora। जो भारतीय मूल के लोग दुनिया भर के तमाम देशों में फैले हुए हैं उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है और उससे भारत के इंटरेस्ट को किस तरीके से साधा जा सकता है, इसके ऊपर सवाल आएंगे। देन इट कम्स इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फॉरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। दैट मे बी IMF, वर्ल्ड बैंक, दैट मे बी सम यूनाइटेड नेशंस, आजकल वो बहुत चर्चा के अंदर है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको हम सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उसके ऊपर सीधे सवाल। और फिर आती है सब यूनिट 3 और फिर specifically Himachal related issues that comes with cyber crime and drug menace and mechanism to detect and control in Himachal Pradesh। दो इंपॉर्टेंट चीजें, दो बड़ी प्रॉब्लम जो भारत के तमाम राज्यों की भी प्रॉब्लम बनती जा रही है, दैट इज ड्रग menace एंड साइबर सिक्योरिटी, उसको लेके सवाल आएंगे। देन इट कम्स enactment made by the Himachal Pradesh government to protect and promote the interest of agrarian society। जो भी किसान समाज हिमाचल प्रदेश में रह रहा है उसके वेलफेयर के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की क्या पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं। देन इट आल्सो कम्स हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्कीम है फॉर वेलफेयर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दैट इज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऑफ द स्टेट। एंड फाइनली ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। जैसे हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द 10 स्टेट्स जहां पे शेड्यूल्ड एरियाज हैं,
तो शेड्यूल्ड एरिया में हमें पता है कि गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेटिव रोल वो ज़्यादा इन्हेंस्ड होती है और स्टेट इंटरवेंशंस भी होती हैं। तो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन जो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में सवाल, इसके अलावा ट्राइबल सब प्लान, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चंस। नाउ हमने तीनों यूनिट्स देखी, इसकी 3-3 सब यूनिट देखी हैं और कई जगह पे हमें ये भी पता चला है कि सिलेबस की ओवरलैपिंग भी है। मतलब आप सिर्फ एक जगह वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ें, वो टॉपिक अच्छे से पढ़ें, तो दूसरी जगह उसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं। सो बेसिकली through this video we just want to have a clarity over polity syllabus। और याद रखें सिलेबस की एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग ये पहला स्ट्रेंथन स्टेप है टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। अब इसी सिलेबस के आधार पर फिर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, टोन एंड टेनोर होता है, डिफिकल्टी लेवल होता है, वो किस तरीके से होता है, इसको समझने के लिए अगले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमें सिलेबस के साथ साथ किस तरह से उस सिलेबस पे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं इसका भी क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा एक अहम जानकारी मैं आपसे शुरू में ही साझा कर चुका हूं और वो है कि 15 अप्रैल से एक डेडिकेटेड कोर्स शुरू होने वाला है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, जिसमें सभी सब्जेक्ट का सिलेबस इसी टोन एंड टेनोर, इसी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट कराया जाएगा एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर। इस कोर्स की और जानकारी के लिए या फिर हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के साथ दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।